नमस्कार, मैं हूं नीलू और चलिए आप शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो उत्तराखंड की खबरें, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजन में सीएम धामी की मां भी मौजूद रही। टपकेश्वर में दर्शन पूजन के बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता की कुशलता की कामना करता हूं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 6 महीने पूरी ईमानदारी से काम किया है और अब जनता के बीच में दोबारा जा रहा हूं, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं महादेव जी से उन्होंने प्रार्थना की, पूजा अर्चना की। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उनकी माताजी भी इस मौके पर मौजूद रही। पूजा पाठ के बाद उन्होंने कहा कि 6 महीने मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और एक बार फिर से जनता के बीच जा रहा हूं। ईश्वर महादेव की हमारे प्रदेश में सभी श्रद्धालुओं पर बहुत बड़ी कृपा है और चूंकि इस समय में कोरोना महामारी भी हमारी बढ़ रही है, मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि पूरे प्रदेशवासियों पर, सभी पर उनकी कृपा रहे, सभी सुख शांति रहे, सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हमारे प्रदेश का कल्याण हो। इस पर्व में यह भी शांतिपूर्ण निपटे, सही प्रकार से निपटे। और चूँकि कल 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हो गई है, जो भी समय मुझे मिला उस समय में टपकेश्वर महादेव की कृपा से मैंने प्रयास किया है और भगवान का हम जितना भी उनका मन से जो है हम धन्यवाद करें उतना कम है। उनकी कृपा से निर्विघ्न रूप से अभी तक यहाँ तक चले हैं। बूस्टर डोज लगने। और वहीं रविवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 12 बजे कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। इलेक्शन कैंपेन को लेकर बात रखेंगे हरीश रावत। 15 जनवरी तक रैली रोड शो पर रोक है। उससे पहले आज हरीश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोपहर 12 बजे कांग्रेस दफ्तर में। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस नेता हरीश रावत पिथौरागढ़ की डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। डीडी हाट सीट के सभी कांग्रेस दावेदारों से हरीश रावत के पक्ष में प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। सभी 7 कांग्रेस दावेदारों की 11 जनवरी को पिथौरागढ़ में मीटिंग भी होने वाली है। और बीजेपी 21 जनवरी से पहले अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगी, तो इससे पहले ही पार्टी मैनिफेस्टो भी जनता के सामने आ जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि करीब करीब सभी विधानसभाओं से नामों का पैनल आ चुका है। इसे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जा रहा है। 21 जनवरी तक लगभग सभी सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और मैनिफेस्टो के लिए भी सभी 70 विधानसभाओं से सुझाव कैंडिडेट कलेक्ट किए जा चुके हैं। वो भी हम लोग अभी आ जाएगा, उस पर हमारी तैयारी पूरी चल रही है और मैं समझता हूँ कि 21 जनवरी को जो हमारा नॉमिनेशन वाला होगा उसके आसपास हम उसको ले आएंगे, एक आध दिन बाद में, एक आध दिन पहले। वो प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। राज्य के स्तर पर हमें जो करना है हम लोग कर रहे हैं और फिर उसके बाद केंद्र को, पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। वहाँ जाकर बातचीत करके हम लोग उसको फाइनल कराएंगे। ये नॉमिनेशन से पहले आ जाएगा। और आम आदमी पार्टी अब चुनावी संवाद वर्चुअली करेगी। आज से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। 10 से 16 जनवरी तक वर्चुअली संवाद किया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता चुनावी संवाद करेंगे। और कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई नई गाइडलाइन के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को चुनाव राज्यों की टीम के साथ वर्चुअल संवाद किया। उत्तराखंड में पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल समेत कई दूसरे नेता वर्चुअल संवाद में शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी वर्कर डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी और डिजिटल भी वोटर्स के साथ कनेक्ट होगी। आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो। आप चुनाव प्रचार नहीं, देशभक्ति का काम कर रहे हो।
और आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अधिकतर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी इसे एक बड़ा हथियार बता रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की कमी बता रहे हैं। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमा रही आम आदमी पार्टी ने अपने 24 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली की तर्ज पर पार्टी ने चुनाव के लिए नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। पार्टी का कहना है कि नए लोगों को मौका दिया गया है, क्योंकि अभी तक केवल पार्टियां बदलती हैं, नेताओं के चेहरे वही रहते हैं। अब पता नहीं कितने कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। जनता उम्मीद कर रही है कि हम वोट दें और उसके बाद में गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आकर के भला करे। गवर्नमेंट तो आ रही है, लेकिन चेहरे रोज चेंज होते जा रहे हैं। उन चेहरों को क्या करना है? पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों की कमी बताई, तो वहीं कांग्रेस चेहरे बदलने वाली बता रही है। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी का बहुत कमजोर बहाना है। आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आप देखिए, किसी तरह से उन्होंने एक IPS और एक IAS को झांसे में लेकर जबरदस्ती आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई थी, उन्होंने उनको छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा चेहरे बदलने का काम तो आम आदमी पार्टी ने किया। उनका अपना मूल कौन है? कोई कांग्रेस से गया है, कोई भाजपा में गया है। अब उनको छोड़ के भी कोई कांग्रेस में आ रहा, कोई भाजपा में जा रहा है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो आने वाले समय में और तेज होगा। लेकिन अब गेंद वोटर्स के पाले में है कि वो नए नेता चुनेगी या पुराने पर ही अपना भरोसा जताएगी। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और बागेश्वर में कांग्रेस दावेदार और प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने आरोप लगाया कि निवर्तमान विधायक चंदन राम दास चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस महामंत्री ने कुछ वीडियो जारी किए और दावा किया कि जनता को लुभाने के लिए क्षेत्रीय विधायक ने रविवार को एक गांव में जनसभा की और ग्रामीणों को साज बैच का सामान भी बांटा। इस मामले में कांग्रेस नेता ने जिला निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है और जांच की मांग भी की है। शिकायत आई, वहाँ से वीडियो भी आई है कि चंदनराम दास जी यहाँ हारमोनियम बांट रहे हैं और किट बांट रहे हैं, लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, अपने चेहतों को जो है इस तरीके से लुभाने का काम कर रहे हैं। ये सरेआम चुनाव आयोग इसे अनदेखी कर रही है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र में हेट स्पीच सबसे घातक और इस सबसे लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो जाते हैं तो सामाजिक मुद्दे भी चुनाव से गायब हो जाते हैं। हालांकि पुलिस इन हेट स्पीचेस पर लगाम लगाने की प्लानिंग कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ भी बोलना इन चुनावों में आसान नहीं रहेगा। राजनीतिक भाषणों से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर फेक न्यूज पर पुलिस की तीखी नजर है। हेट स्पीच हो चाहे राजद्रोह, कानूनों के उल्लंघन पर पुलिस ने खाका खींचा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो शब्द जो संसदीय मर्यादाओं से बाहर हैं, उनका उपयोग चुनाव में करना भारी पड़ेगा। बड़े दलों से लेकर छोटे राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर पुलिस का नेटवर्क काम करेगा और कार्रवाई करेगा। नहीं, कई जहां पर भी जो ऐसे सोशल मीडिया एक्टिवेट है, हमारी सोशल मीडिया की टीमें एक्टिवेट है, कहीं भी कोई इस तरह से अगर कोई हमको सूचना मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस पर भी कार्रवाई के निर्देश है। साथ ही जो है अगर कोई इस तरह से इलेक्शन के दौरान है और कोई भी इस तरह से अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनावी प्रचार के दौरान नेता अपनी भाषा की मर्यादा तक खो जाते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं जो सरकार और एक दूसरे के खिलाफ हो। हालांकि इन सब के बीच रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे इनके आगे गौण साबित हो जाते हैं, जिसका असर वोटर पर पड़ता है। ये तमाम सारी बातें जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपने हित में इस्तेमाल कर रही है उसको। उनको लगता है कि इससे हमको खतरा है, इससे हमारे पार्टी को या हमारे आइडियोलॉजी को नुकसान है, तो उसको उन धाराओं में बंद कर देती है, उन अपराधों में बंद कर देती है और अपना खूब खेल के करते हैं, खुल के करते हैं, तो उसका कोई संज्ञान वो लोग नहीं लेते। हालांकि यहाँ भी बहरहाल चुनावों में हेट स्पीच का इस्तेमाल तो सालों से होता रहा है और हमेशा इन पर लगाम लगाने की बात भी होती रही है। लेकिन इस चुनाव में देखने वाली बात रहेगी ये कितना असरदार साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और सितारगंज में विजय बहुगुणा के लिए सीट छोड़ने वाले किरण मंडल अब बहुगुणा परिवार पर ही हमलावर हो रहे हैं, जिससे विधायक सौरभ बहुगुणा की मुश्किलें बढ़ना तय नजर आ रहा है।
2012 में सितारगंज सीट तब चर्चाओं में आई जब बीजेपी से विधायक बने किरण मंडल ने विजय बहुगुणा के लिए सीट छोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव को जीतकर विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने और 2017 में इस सीट पर उनके बेटे सौरभ ने जीत दर्ज की। चुनाव नजदीक आने पर अब किरण न सिर्फ सक्रिय हो गए हैं बल्कि बहुगुणा परिवार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि विजय बहुगुणा और उनके बेटे सौरभ ने क्षेत्र का विकास नहीं किया और वो लोग बाहरी हैं और जनता इस बार बाहरी को नहीं चाहती है। बाहरी क्षेत्र के बाहरी व्यक्ति को टिकट न देना ये सभी का डिमांड है कि बाहरी व्यक्ति को न दिया जाए ताकि हम उनके घर तक पहुंच सके, उनके आंगन तक पहुंच सके। कांग्रेस के दावेदार बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा के कार्यकाल को निराशाजनक बाहरी सहित तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं, लेकिन सौरभ ने कहा कि उनकी तरफ से चुनाव में किए गए सारे वादे पूरे किए जा चुके हैं। कांग्रेस वालों से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को वायनाड से इस्तीफा दिलवा दें, माननीय सोनिया गांधी जी को अमेठी से इस्तीफा दिलवा दें, रायबरेली से इस्तीफा दिलवा दें, इनके परिवार को सब बाहरी हो गए। फिर सितारगंज में बंगाली समाज बड़ा वोट बैंक है। किरण मंडल इसी समाज से आते हैं और बहुगुणा परिवार पर खूब आरोप। और पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटन नगरी मुनस्यारी में बीती रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे पूरी तरह से खिल गए हैं। वहीं सैलानी बर्फबारी का जमकर मजा भी उठा रहे हैं। भारी बर्फबारी से थल मुनस्यारी रोड भी काला मनी के पास बंद हो चुकी है। मुनस्यारी के अलावा व्यास, दारवा और चौदास घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यही नहीं, मिलम घाटी में भी सफेद बर्फ की चादर इस वक्त बिछी हुई है। और पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर ढक चुकी है। ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं कई जगह पर पैदल रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिससे ग्रामीण मुख्य बाजारों की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।